वंश के संस्थापक के बारे में कुषाण वंश जानेंगे क्या है। कहता है कुषाण वंश के संस्थापक जो था कुडुलकस फिसेस था। कौन था? कुडुलकस फिसेस था। इसने तांबे के सिक्के जारी किए। आगे है बिम कडफिसेस, कुषाण वंश के संस्थापक थे। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकाल मतलब गुप्त शासकों गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से अधिक थी, उत्कृष्ट थी। आगे इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। किसके द्वारा? बिम कडफिसेस के द्वारा, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह शैव था। कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत चढ़वाया जो उसके राजरोहण की तिथि थी। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, उसकी दो राजधानियाँ थी, पुरुषपुर एवं मथुरा, जिसको बोलते हैं पेशावर। पुरुषपुर को पेशावर भी बोलते हैं। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। बौद्ध कहता कि चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। अश्वघोष क्या था? अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने सुंदरानंदन, बुद्धचरित एवं सारिपुत्र जैसे प्रकरण की रचना की। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ भी रहा। कनिष्क के अभिलेख में उन्हें देवपुत्र या वासही या बहानुशाही कहा जाता है। कनिष्क को देवपुत्र या वासही, देवपुत्र वासी या सहानुशाही कहा जाता है। अब आगे कनिष्क के शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल संघाराम का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया। कहता है कि वासुदेव कृष्ण कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वसुमित्र, कहते हैं महाभिवास शास्त्र इसकी प्रसिद्ध रचना है जिसने बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। नागार्जुन, कहते हैं नागार्जुन, इसकी तुलना मार्टिन लूथर ने की है। उन्होंने सापेक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है नागार्जुन को। इसकी प्रसिद्ध कृति है मध्यिका सूत्रम। अब आगे आपका गुप्त साम्राज्य। अब आगे आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे क्या है। मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घकाल तक जो है भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। इसी कमी को गुप्त शासक ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन आर्थिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल में भारतीय इतिहास का पूर्ण युग भी कहा जाता है। अब आ गया प्रारंभिक शासक क्या था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का पहला शासक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश संस्थापक भी था 240 से 280 ईस्वी में। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र पत्राभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। अब कहता है कि गुप्त वंशावली के स्रोत क्या क्या थे। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का बिडाल स्तंभलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। आगे चलते हैं। आगे है आपका घटोत्कच गुप्त क्या था? कौन था घटोत्कच गुप्त? इसके बारे में जानेंगे 280 से 319 ईस्वी पूर्व। यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम, अब जानेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ। अब आगे है आपका अम्ल, भस्म एवं लवण। इसके बारे में जान लेते हैं। अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन जो होता है खट्टा होता है स्वाद में, तथा धातु से प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब आगे भस्म क्या है? बेस। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है।
आर्यनियस द्वारा आर्यनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा क्या है? आर्यनियस महोदय का कहना था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके H+ आयन देता है, जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3 आदि। जैसे कि HCl अगर जल में मिलेगा तब H+ आयन देगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। फिर H2S अगर जल में घुलेगा तो 2H+ आयन देगा और SO4 2- मतलब अलग हो जाएगा। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके जल में घुल करके OH- आयन देता है, जैसे कि NaOH, KOH तथा NH4OH। जैसे KOH मिला जल में तो प्लस OH- निकला प्राप्त हुआ, और फिर NaOH जल में मिला तो Na+ OH-। आगे चलते हैं। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। उदासीन क्या है? उदासीनीकरण, इसके बारे में जानेंगे। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, जैसे कि NaOH + HCl तो NaCl + H2O जल का निर्माण हुआ। ऐसे विलयन में ना तो H+ और ना ही OH- आयन मिलते हैं, जिससे कि विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, बल्कि उदासीन हो जाता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे आपका प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, जैसे कि संतरा एवं नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। आगे चलते हैं। चींटी के डंक में मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, अम्ल पित्त में हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेब में मोलिक एसिड। अब आगे एंटासिड क्या है? कहता है कि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्रावन होने से अम्लता या गैस की शिकायत होती है। जिसके शरीर में HCl ज़्यादा स्रावित होता है उसमें गैस या एसिडिटी की ज़्यादा शिकायत होता है। ठीक। एंटासिड क्षारीय होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, विलयन Re, इस सब का विलयन। अब आगे हानिकारक अम्ल एवं भस्म क्या है? वैसे भस्म जैसे कि चूना जल, BaOH का चूना जल जब होगा तो हो जाएगा आपका विनय हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CaOH विषैले तथा चूना जल हो गया, तथा बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, विषैले तथा हानिकारक होते हैं। अब आ गया भस्म। चूना जल शुद्ध होता है CaOH। आगे चलते हैं। भखरा जल CaO। आगे है आपका भस्म NaOH तथा KOH तीव्र नाशक होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? तीव्र नाशक होते हैं। टूथपेस्ट भस्म होते हैं, जो मुंह में उपस्थित होता है अम्लों को उदासीन करके दांतों की रक्षा करते हैं। शुक्र का वातावरण हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं जहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता है। अम्ल एवं भस्म द्वारा रंजक के रंग जो है परिवर्तन सूचक, जैसे कि अब लिटमस पेपर को अगर अम्लीय में डालिएगा तो लाल हो जाएगा और क्षार में नीला हो जाएगा। फिर हल्दी को आप जो अम्ल में डालेंगे तो हो जाएगा पीला, और अम्ल मतलब हो जाएगा पीला और क्षार में हो जाएगा लाल भूरा रंग। मिथिल ऑरेंज को अगर आप लाल में अम्लीय में डालेंगे तो लाल होगा और क्षार में पीला हो जाएगा। जब फिनोफ्थैलिन को आप डालेंगे अम्ल में तो रंगीन होगा और क्षार में पीला हो जाएगा। चुकंदर को डालेंगे यदि आप अम्ल में तो वह लाल बैंगनी रंग हो जाएगा और क्षारीय में हो जाएगा आपका पीला। अब चलते हैं pH मान क्या है। pH मान की खोज सबसे पहले 1909 में सोरेनसन द्वारा किया गया था ना। कहता है कि pH का मान उसके उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक होते हैं, जैसे कि pH बराबर होता है -log H+, फिर log 1/H+। आगे चलते हैं। सोरेनसन किए थे किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है। अब आगे आपका अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं, इस बारे में जानेंगे। इसके बारे में चलिए जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी कि विकास के कगार पर है, ठीक है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए यह अल्प विकसित भी हुआ और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए विकासशील हुआ। अब कहता है कि विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ वर्ल्ड बैंक। आगे चलते हैं। कहता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। कहता है कि अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या आय क्या है, जानेंगे। न्यूनतम आय वाली अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा आपका $10 1025 ये से कम वाला होगा, न्यून वाला में, और न्यून मध्य वाला में हो जाएगा $10 1026 से $40 3995 के बीच में, ठीक। फिर आप जाइएगा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में हो जाएगा आपका $3996 से लेकर के $12,375 तक, ठीक। फिर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में आप जाइएगा तो
12,376 से लेकर के इससे अधिक भी हो सकता है। आप कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। सबको पता है भारत में 55% से अधिक जनसंख्या की जीविका का मुख्य साधन यानी कि स्रोत कृषि है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% जो है अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार निवास करते हैं। कहता है कि कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम भूमिका निभाती है। अब आगे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, मिला हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व होता है, समान होता है, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र तथा बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। भारत में आगे भारत के नियोजन में प्रारंभ से ही दोनों क्षेत्र का महत्व समान रहा है। आगे चलते हैं। आगे है कि मुख्य भूमिका थी कि किंतु 1991 में मतलब जब आरंभ हुआ उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र का योगदान में वृद्धि हो गया। निजी क्षेत्र मतलब उद्योग धंधा फैक्ट्री और ये सब जो आता है। अब आगे भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी है, ठीक। अब कैसे है कि विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसका आधार निम्न है। पहला है कि कृषि का अधिक योगदान होना, प्रति व्यक्ति आय का कम होना, प्रति व्यक्ति आय स्तर कम होना, जनसंख्या में अधिक वृद्धि होना, बेरोजगारी श्रम शक्ति का अधिक होना, यानी कि जितना काम नहीं है उतना ज़्यादा लोग हैं, यानी कि बेरोजगार हैं। आगे चलते हैं। निर्धनता का अनुपात, गरीब लोग बहुत ज़्यादा है। अब आगे भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, मतलब विकासशील है, विकास के और अग्रसर है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकांकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर है। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 पढ़ेंगे: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है इसमें पूंजी, श्रम और भूमि आते हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सीधे निजी अधिकार होता है। कोई फैक्ट्री मालिक का होता है, ठीक है ना, उद्योगपति का होता है, और उनका प्रयोग प्रति व्यक्ति आय के लिए किया जाता है, खास अपने लिए करता है, निजी के लिए, ठीक। अब आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें इस पर अधिकार सरकार की होती है, यानी कि इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। जहाँ नियोजन की प्रधानता होती है वहाँ वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। बंद अर्थव्यवस्था कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात और निर्यात यानी कि लेन देन क्या होता है कि दोनों बंद हो जाता है। अब चलते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक यानी कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ना। आगे है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का प्रतिपादन जो था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मकबूल उल हक द्वारा जो था किया गया था। इसके अंतर्गत 3 सेक्टर आते हैं, सूचकांक आते हैं: जीवन प्रत्याशा 1/3, शिक्षा 1/3 और आय 1/3। अब आगे है आपका कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियाँ। बायोलॉजी में जानेंगे क्या है कंकाल तंत्र, जिसमें अनेक अस्थियाँ होते हैं, मतलब छोटे छोटे हड्डी होते हैं, एवं उपास्थियाँ होते हैं। हड्डी से भी जो छोटा छोटा होता है उसी को हम उपास्थि कहते हैं। उपास्थि विद्यमान रहती है, चलने या पकड़ने या हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के काम में आता है, ठीक है। यह हमारे शरीर का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर भी बनाता है। कंकाल तंत्र में कई खनिज जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ होते हैं का संचय भी रहता है। कुछ अस्थियों की लाल मज्जा रक्त कणिकाएँ RBC बनने में भी सक्षम होता है, और इस क्रिया को हम रक्त उत्पत्ति हीमोपाइसिस भी कहते हैं। मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों में विभक्त रहता है। पहला है आपका उपकला तंत्र, उपकाल कंकाल। उपकाल कंकाल में आता है खोपड़ी, कैसेरुकी दंड और स्टर्म। फिर उपांग कंकाल में आ जाता है आपका अग्रपाद, पार्श्वपाद, अंश श्रृंखला और श्रोणी श्रृंखला। आप कहता है कि कंकाल तंत्र का विभाजन कैसे कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। उसमें कितना हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र, अब जानिए अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है कोटी, खोपड़ी, कपाल, मुख, कंठिका और कान ना। कोटी खोपड़ी में आ जाता है आपका कपाल, कपाल आ जाता है, मुख आ जाता है, कंठिका कंठ आ जाता है और कान आ जाता है। तो जानेंगे कपाल में कितना हड्डी होता है। कपाल में होता है कपाल खोखड़ी 8 गो, मतलब टोटल मिला करके मतलब करोटी खोपड़ी आता है 8 गो, कपाल में 14 गो, मुख में 1 गो, कंठिका में 6 गो, कान में यानी कि मुख्य रूप से कान में 6 गो हो जाएगा, कंठिका में हो जाएगा आपका 1 गो,
मुंह में हो जाएगा, फेस में 14 गो, और कपाल में हो जाएगा 8 गो, याद रखिएगा। अब आगे है आपका टोटल मिलाकर के 26 होते हैं। अब आगे आपका केसुरकी दंड। केसुरकी दंड में जान लीजिए बक्ष आता है, थोरैक्स, ठीक, इसमें आता है 2 गो। केसुरकी दंड बक्ष थोरैक्स, इसमें आता है 2 गो। स्टर्म एक होता है हड्डी, पर्सिलियम होता है 12 जोड़ी यानी कि 24 गो। टोटल मिलाकर के अभी तक में हो गया 80 गो। अब चलते हैं, अब आगे है आपका उपांगीय कंकाल। क्या है उपांगीय कंकाल? अंश मेखला कंधे, ठीक ना, इसमें आता है मेखला, मेखला में 2 गो, जत्रुक में 2 गो, ठीक ना, जत्रुक में 2 गो, मेखला जत्रुक में 2 गो, और अंश फलक में आता है 2 गो। अब आगे ऊपरी अग्रांग क्या है? ऊपरी अग्रांग में पहला आता है प्रंगडिका। प्रंगडिका यानी कि ऊपरी बाहु जिसको बोलते हैं 2 गो, अग्रबाहु में 2 गो जिसको बोलते हैं अंतः प्रकोष्ठ, बाह्य प्रकोष्ठ में 2 गो, ठीक। अब आगे है मणिबद्धिका यानी कि कलाई में आता है कलाई में क्या हड्डी है? 16 गो, ठीक है ना, और करवाभी या हाथ या उंगली में आता है आपका 10 और 28 गो। आगे चलते हैं, श्रेणी मेखला या श्रेणी मेखला में आता है आपका श्रेणी मेखला में आता है श्रेणी अस्थियाँ 2 गो। नीचेल अग्रांग में आता है आपका उर्विका, उर्विका में हो जाएगा आपका 2 गो। अंतर्जर्दिका में आ जाएगा 2 गो। जांग एवं बहिर्जर्दिका में हो जाएगा 2 गो। अब आगे चलते हैं जानविका में आ जाएगा 2 गो। बरसत टखना में आ जाएगा 14 गो। मेटाटार्सल में हो जाएगा 10 गो। अंगुलियाँ में हो जाएगा 28 गो। टोटल मिला करके हो गया आपका 126, और दोनों को जोड़ देंगे 126 और 80 को हो जाएगा आपका 206 हड्डी। अब आ गया सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं मेडिवल, निचला जबड़ा, ठीक। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, कान की हड्डी जिसको बोलते हैं मध्य कान की हड्डी। अस्थि में पाए जाने वाले ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक ना, अस्थि में पाई जाने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट है। अब आगे संधि क्या है, जॉइंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। संधि कंकाल के विभिन्न हिस्से आपस में जुड़े यानी कि जुड़े द्वार मिले रहते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अचल संधि, इस प्रकार की संधियां में हड्डी बिल्कुल हिलडुल नहीं करता है, जैसे कि खोपड़ी की हड्डी। अब आगे आपका भारतीय संविधान, इसके बारे में जानेंगे। हाँ, भारतीय संविधान में लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं। विघटन लोकसभा के जीवन का अंत समझा जाता है, इसके बाद नई लोकसभा बनता है। आगे आपका संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है। संसद में प्रस्तुत विधायी निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला है समान विधेयक, धन विधेयक चर्चा 110 में है, वित्त विधेयक 117 में है, और संविधान संशोधन विधेयक 368 में। अब अगर समान विधेयक क्या है? जो विधेयक धन, वित्त या संविधान विधेयक नहीं होते हैं उन्हें हम समान विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 160 के अनुसार समान विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक तब तक पारित समझा जाता है जब तक संसद के दोनों सदन ऊपर जो है आपका संसद के दोनों सदन पर उस पर सहमत होते हैं और उसे पारित कर देते हैं। यदि दोनों सदनों में कोई गतिरोध हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवा सकता है। यदि मत देने वाले सदस्य बहुमत से इसे पारित कर देता है तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है। अब आगे वीटो शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 111 में है, 111 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति पारित विधेयक अध्यक्ष या सभापति के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कई तरीकों से। पहला, विधेयक को अनुमति दे सकता है, ऐसा होने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। दूसर का ख, अपनी अनुमति रोक सकती है, ऐसा होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है, ठीक। अब आगे आपका गो यानी तीसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। यदि दोनों सदन विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के समक्ष दोबारा प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए जो बाध्य है। संसद में निलंबित विधेयक सदनों की सत्रावासन के कारण समाप्त नहीं होगा, ठीक। आगे आपका राज्यसभा में निलंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है
और राज्यसभा में लंबित है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है उपरांत अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। अब आगे आपका धन विधेयक। धन विधेयक चर्चा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक, इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उनमें निम्नलिखित में सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हो, जैसे कि किसी कर का अधिरोपण करना, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमयन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने या विनियमन, भारत सरकार की संचित निधि में से धन विनियोग आदि। धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रस्ताव किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 एवं 159 धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, अनुच्छेद 110 के 3 के तहत। अब आगे धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, अनुच्छेद 109 के 2 के तहत। अब आगे आपकी राज्यसभा उनमें संशोधन नहीं कर सकती है, बल्कि संशोधन की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा के लिए जो है राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह विधेयक को 14 दिनों के अंदर जो है भीतर यदि ऐसा नहीं लौटा देता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने विधेयक को पारित कर दिया है, अनुच्छेद 109 के 5 के तहत। अब आगे कहता है आपका, यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों में लौटा देती है तो लोकसभा उसे सिफारिश के साथ जो या सिफारिश के बिना स्वीकार कर सकती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि दोनों सदन ने पारित कर दिया। अब आगे राष्ट्रपति की अनुमति क्या है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तब करता है कि वह या तो अपनी स्वीकृति देगा या रोक देता है। अब आगे है आपका फिजिक्स यानी कि चालक, कंडक्टर क्या है जानते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाती है उसको हम चालक कहते हैं, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह होता है, करंट होता है। अब आगे कहता है कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरा है तांबा। आगे त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यह तांबा का बना होता है। चालक यानी कि नन कंडक्टर, और चालक क्या है, नन कंडक्टर। कहता है कि जिन पदार्थों से होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसको हम अचालक कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबर, कागज आदि। अब आगे कूलॉम्ब के नियम क्या है। कूलॉम्ब महोदय का कहना था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। आगे चलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र क्या है। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है आपका, जहाँ तक विद्युत का प्रवाह का अनुभव होता है, उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युत की तीव्रता क्या है। कहता है कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खोखला चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। कहता है किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। यदि ऐसा चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परीक्षक का काम करता है। यही कारण है कि कोई गाड़ी में अगर बैठा व्यक्ति हो, उस पर त्वरित विद्युत गिर जाए, यानी कि तार गिर जाए या बिजली गिर जाए, तो उसमें बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है, करंट नहीं लगता है ना। आगे चलते हैं। उसका सभी आवेश विद्युत के बाहरी सतह पर चला जाता है। अब आगे है आपका विद्युत विभव क्या है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही, यानी कि W ही, आवेश के मान Q0 के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर क्या है। एक कूलॉम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए उस पर किया गया कार्य क्या होता है, वोल्ट होता है। एक अदिश राशि है। अब विभवांतर भी एक अदिश राशि है। अब विद्युत धारिता क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या है। कहता है किसी चालक की धारिता चालक के दिए गए आवेश Q तथा उनमें उसके कारण चालक के वैभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। विद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। कहता है कि विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इसको बेकार हो जाता है, दोबारा यूज नहीं किया जाता है। विद्युत मतलब वोल्टेज सेल, लॉकलांसे सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, फिर रासायनिक को विद्युत में ऊर्जा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कई बार प्रयोग में कर सकते हैं। अब आगे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत अब आगे है आवेशित कर सकते हैं, बार बार उपयोग में ला सकते हैं। वोल्टेज सेल का
आविष्कार कैमिलो वोल्टा द्वारा एलेक्जेंडो वोल्टा द्वारा किया गया था। कब? 1799 में। लॉकलांसे सेल का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर जो होता है विद्युत धारा रुक रुक करके प्रवाहित होती है, जैसे कि विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में। मोबाइल फ़ोन भी लेके चलिए। अब आगे है आपका, अब जानेंगे हम वोल्टेज सेल का धनोद होता है तांबा, ऋणोद होता है जस्ता। लेक्लांसे सेल का धनोद होता है कार्बन और ऋणोद होता है जस्ता। शुष्क सेल का धनोद होता है धनायन होता है कार्बन, ऋणायन होता है जस्ता। डेनियल सेल का धनायन होता है तांबा, ऋणायन होता है जस्ता। क्रोमैटिक सेल का धनायन कार्बन, ऋणायन जस्ता। और वेस्टर्न कैडमियम सेल का धनायन होता है पारक और ऋणायन कैडमियम अमलगम होता है। ठीक, वेस्टर्न कैडमियम सिल्क होता है धनायन पारा, ऋणायन होता है कैडमियम अमलगम। सीसा संचयक सिल्क धनायन होता है PbO2 तथा ऋणायन होता है स्पंजी लेड। ठीक, और क्षारीय संचयक सिल्क होता है धनायन आपका निकेल हाइड्रोक्साइड और ऋणायन होता है लोहा। ठीक, आगे चलते हैं। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट होता है H2SO4। लेक्लांसे सेल में होता है NH4Cl। शुष्क सेल में होता है नवसादर MnO2। ठीक, डेनियल सेल में होता है तनु H2SO4। ठीक, ब्राइक्रोमेट सेल में होता है तनु H2SO4। ठीक, वेस्टर्न कैडमियम सेल में होता है कैडमियम अमलगम। ठीक, सीसा संचयक सेल में होता है स्पंज रेड। ठीक, क्षारीय संचयक सेल में होता है KOH का सांद्रण। अब आगे है विद्युत धारा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पेयर होता है, यह एक अदिश राशि है। 1 एम्पेयर विद्युत धारा यदि किसी चालक तार में 1 एम्पेयर एक एम्पीयर मतलब प्रवाहित धारा रहती है, इसका अर्थ होता है कि किसी उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवाहित होते हैं, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरों से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधानों को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं ना। अब आगे आपका मानव शरीर का शुष्कन विद्युत प्रतिरोध 10⁻6 ओम की कोटि का होता है। आगे है ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक में 2 बिंदु के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित धारा I 1 एम्पेयर हो तो ओम के नियमानुसार V समानुपाती I या V समानुपाती IR। ठीक, अब आगे आपका